हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के प्रीवियस ईयर के जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग टीआरई 3 में जो भी जूलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 111 है, फोर ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ। अग्र मस्तिष्क बना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फोर ब्रेन मुख्य रूप से सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित होता है। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि थैलेमस और हाइपोथैलेमस संवेदी और स्वायत्त कार्यों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एमिनो एसिड। निम्न में से कौन क्षारीय अमीनो अम्ल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइसिन। लाइसिन की साइड चेन में एक अमीनो समूह होता है जो इसे मूल बनाता है। वेलिन और एलानिन तटस्थ एमिनो अम्ल है। उनमें साइड चेन की कमी होती है जो प्रोटॉन को स्वीकार कर सकती है, इसीलिए वे न तो अम्लीय और न ही क्षारीय हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और एक पॉलीसेकेराइड है जो आपस में जुड़ी हुई ग्लूकोज इकाइयों से बना है। यह पौधों की कोशिका भित्ति का एक प्रमुख संरचनात्मक घटक है जो कठोरता और ताकत प्रदान करता है। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड के विपरीत सेल्यूलोज में शर्करा अणुओं की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं जो इसे पॉलीसेकेराइड बनाती हैं। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। कोशिका चक्र के किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एस। डीएनए संश्लेषण कोशिका चक्र के एस चरण के दौरान होता है। इस चरण में प्रत्येक गुणसूत्र को दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाने के लिए दोहराया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक पुत्री कोशिका को गुणसूत्रों का एक समान सेट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ट्रू अबाउट मायोसिस। अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में क्या सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मायोसिस के परिणाम स्वरूप गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है, युग्मक बनते हैं और क्रॉसिंग ओवर और स्वतंत्र विनिमय जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से आनुवांशिक परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, रॉड लाइक बैक्टीरिया आर कॉल्ड अज। छड़नुमा जीवाणु कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैसिलस। रॉड जैसे बैक्टीरिया को बैसिलस कहा जाता है। बैसिलस शब्द रॉड के आकार वाले बैक्टीरिया को दर्शाता है जो उन्हें कोकी और विब्रियो बैक्टीरिया से अलग करता है। बैसिलस बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाई। प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगर तथा निकोलसन ने। प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन द्वारा 1972 में प्रस्तावित किया गया था।
यह मॉडल झिल्ली को लिपिड और प्रोटीन के द्रव संयोजन के रूप में वर्णित करता है, जिसमें प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर में या उसके ऊपर तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जैव अणुओं को तोड़ने के लिए जिम्मेदार हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मुख्य रूप से लाइसोसोम में पाए जाते हैं, जो पाचन और अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए विशेष अंग है। अगला प्रश्न है, हिस्टोन प्रोटीन इज फाउंड इन, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूकेरियोटिक क्रोमोसोम। हिस्टोन प्रोटीन यूकेरियोटिक गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। वे क्रोमेटिन के प्रमुख घटक हैं जो डीएनए को एक सघन संगठित संरचना में पैकेज करने में मदद करते हैं। प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र जैसे कि बैक्टीरिया में हिस्टोन की कमी होती है और डीएनए को प्रतिबंधित करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करते हैं। प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार डीएनए अणु होते हैं, उनमें भी हिस्टोन नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, इन ह्यूमन मनुष्य में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फीमेल इज होमोगैमेटिक। मादा होमोगैमेटिक, मनुष्यों में मादा समयुग्मी या होमोगैमेटिक होते हैं, जिसमें 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर विषमयुग्मिक होते हैं, जिसमें 1 एक्स और 1 वाई गुणसूत्र होता है। अगला प्रश्न है, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, महिलाओं में गर्भ निरोधक गोली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। महिला गर्भ निरोधक गोलियां मुख्य रूप से अंडोत्सर्ग को रोकती है और शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकने के लिए ग्रीवा म्यूकस को गाढ़ा करती है। वे आरोपण को रोकने के लिए गर्भाशय की परत को बदल देती है। अगला प्रश्न है, जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट प्लांट कैन बी डिटरमाइंड बाय, प्रभावी पौधों का जीनोटाइप कैसे निर्धारित कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टेस्ट क्रॉस। एक प्रभावी पौधे का जीनोटाइप टेस्ट क्रॉस द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। टेस्ट क्रॉस में प्रभावी पौधे को एक समयुग्मी अप्रभावी पौधे के साथ क्रॉस किया जाता है। यदि कोई संतान अप्रभावी विशेषता दिखाती है तो प्रभावी पौधा विषमयुग्मी होता है। अगला प्रश्न है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ 2 जीन्स इज ड्यू टू, 2 जीन में स्वतंत्र अपव्यूहन की कमी का कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिंकेज। 2 जीनों के स्वतंत्र वर्गीकरण की कमी लिंकेज के कारण होती है। लिंकेज तब होता है जब 2 जीन एक ही गुणसूत्र में एक दूसरे के करीब स्थित होते हैं, जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत होने की तुलना में अधिक बार एक साथ विरासत में मिलता है। क्रॉसिंग ओवर और पुनर्संयोजन जुड़े हुए जीन को अलग कर सकते हैं, लेकिन वे स्वतंत्र वर्गीकरण की कमी का कारण नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न है, अन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज, मेंडल के नियम का अपवाद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिंकेज। लिंकेज मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम का अपवाद है। यह तब होता है जब जीन एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के करीब स्थित होते हैं, जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत करने के बजाय एक साथ विरासत में मिलता है। यह मेंडल के स्वतंत्र जीन पृथक्करण के सिद्धांत से अलग है। अगला प्रश्न है, एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन, एक्सओ प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रॉस हॉपर में। एक्सओ प्रकार का लिंग निर्धारण टिड्डों में पाया जाता है। इस प्रणाली में नर में केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है, जबकि मादा में 2 होते हैं। ड्रोसोफिला में XY प्रणाली होती है। कबूतरों में
ZW प्रणाली होती है। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम किस कारण से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 21 ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम 21 ट्राइसोमी के कारण होता है, जहां एक व्यक्ति के पास सामान्य 2 के बजाय गुणसूत्र 21 की 3 प्रतियां हैं। यह अतिरिक्त आनुवंशिक सामग्री विकास को प्रभावित करती है, जिससे स्थिति से जुड़ी विशिष्ट विशेषताएं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में अक्सर एक जैसी शारीरिक विशेषताएं होती हैं, जैसे कि एक सपाट चेहरा, आँखों का ऊपर की ओर झुकाव, छोटे कान और जीभ जो बाहर की ओर निकली होती है। अगला प्रश्न है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन। हिस्टोन प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेसिक एमिनो एसिड, क्षारीय अमीनो। हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय अमीनो अम्ल जैसे लाइसिन और आर्जिनिन से भरपूर होते हैं। ये सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए अमीनो अम्ल हिस्टोन को नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए डीएनए से कसकर बांधने में मदद करते हैं, जिससे न्यूक्लियोसोम का निर्माण संभव होता है, जो क्रोमेटिन संरचना की मूलभूत इकाई है। अगला प्रश्न है, इन डीएनए विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए जिम्मेदार एंजाइम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेलिकेज। प्रतिकृति के दौरान डीएनए स्ट्रैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिम्मेदार एंजाइम हेलिकेज एंजाइम है। हेलिकेज 2 स्ट्रैंड को अलग करके डीएनए डबल हेलिक्स को खोलता है, जिससे प्रत्येक स्ट्रैंड की प्रतिलिपि बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, इन ह्यूमन ओवम हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड। मानव अंडाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 23। मानव अंडाणु में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो दैहिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की कुल संख्या का आधा है। यह अगुणित संख्या आवश्यक है ताकि शुक्राणु कोशिका के साथ निषेचन के बाद परिणामी युग्मनज में 36 गुणसूत्र हो। अगला प्रश्न है, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इंक्लूड्स। एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। आनुवांशिकी में एक प्रतिलेखन इकाई में एक प्रमोटर, एक संरचनात्मक जीन और एक टर्मिनेटर शामिल होता है। संरचनात्मक जीन डीएनए अनुक्रम है जिसे आरएनए में प्रतिलेखित किया जाता है, और टर्मिनेटर प्रतिलेखन के अंत का संकेत देता है। ये तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, इन जेनेटिक कोड हाउ मेनी स्टॉप कोडॉन्स आर प्रेजेंट। जेनेटिक कोड में कितने स्टॉप कोडॉन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। आनुवांशिक कोड में 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। वे यूएए, यूएजी और यूजीए हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण की समाप्ति का संकेत देते हैं। ये कोडॉन किसी भी अमीनो अम्ल के लिए कोड नहीं करते हैं, बल्कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंत का संकेत देते हैं। अगला प्रश्न है, नंबर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोटिक इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1। प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया में आमतौर पर केवल एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो सभी प्रकार के आरएनए का संश्लेषण करता है। यह एकल आरएनए पॉलीमरेज एक बहु सब यूनिट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, जो प्रतिलेखन के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, एंजाइम बेटा गैलेक्टोसाइडेज हाइड्रोलाइज लैक्टोज इनटू। एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज को हाइड्रोलाइज करके बनाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज।
एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में हाइड्रोलाइज करता है। यह एंजाइम डाइसैकेराइड लैक्टोज को उनके दो घटक मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और लैक्टोज में तोड़ देता है, जिनका उपयोग विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन द ईयर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस वर्ष में पूरा हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2003 में। मानव जीनोम परियोजना को 2003 में पूर्ण घोषित किया गया था। यह मानव प्रजातियों के सभी जीनों को मैप करने और समझने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था, जो जीनोमिक्स में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। हालांकि इस वर्ष के बाद भी डेटा का शोध और परिशोधन जारी रहा। अगला प्रश्न है, विच टेक्निक इज अप्लाइड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सदर्न ब्लॉटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक मुख्य रूप से सदर्न ब्लॉटिंग है। इस विधि में जल से डीएनए का टुकड़ों को झिल्ली में स्थानांतरित करना और लेबल किए गए जांच के साथ विशिष्ट अनुक्रमों का पता लगाना शामिल है। फॉरेंसिक विश्लेषण और पितृत्व परीक्षण में आनुवंशिक प्रोफाइल की पहचान के लिए यह आवश्यक है। अगला प्रश्न है, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। निम्न में से समजात अंग का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्म ऑफ मैन एंड विंग ऑफ बैट। मानव की भुजा एवं चमगादड़ के पंख। मानव का हाथ और चमगादड़ का पंख समजाति अंग है। समजाति अंग वे अंग होते हैं जिनकी संरचना और विकासवादी उत्पत्ति समान होती है, लेकिन उनके कार्य भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य का हाथ और चमगादड़ का पंख संरचनात्मक रूप से समान होते हैं और उनके अलग अलग उपयोगों के बावजूद एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। अगला प्रश्न है, द ब्रेन साइज ऑफ निएंडरथल मैन वॉज। निएंडरथल मानव के मस्तिष्क का आकार था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1400 सीसी। निएंडरथल मनुष्य का मस्तिष्क आकार औसतन 1400 सीसी था, जो आधुनिक मानव से बड़ा है। निएंडरथल में एक मजबूत कपाल क्षमता थी, जो उनके पर्यावरण और जीवन शैली के लिए उनके अनुकूलन को दर्शाती है, जिसमें जटिल शिकार और उपकरण बनाने के कौशल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया फीवर इज। मलेरिया बुखार के लिए जिम्मेदार विषैला पदार्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हीमेजोइन। मलेरिया बुखार के लिए जिम्मेदार जहरीला पदार्थ हेमोजोइन है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के पाचन के दौरान उत्पादित एक वर्णक है। यह जमा होता है और मलेरिया से जुड़े बुखार और लक्षणों में योगदान देता है। अगला प्रश्न है, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय। सामान्य जुकाम किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायरस के। सामान्य सर्दी वायरस के कारण होती है। सबसे आम तौर पर राइनो वायरस है। यह बैक्टीरिया या कवक के कारण नहीं होता है, जबकि कुछ अन्य वायरस भी सर्दी जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं। सामान्य सर्दी मुख्य रूप से वायरस संक्रमण से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रेटेड। वायरस से संक्रमित कोशिकाएं स्रावित करती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटरफेरॉन। वायरस से संक्रमित कोशिकाएं मुख्य रूप से इंटरफेरॉन का स्राव करती हैं, जो एक प्रोटीन है जो वायरस प्रतिकृति को रोकने और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करने में मदद करता है, जबकि एंटीबॉडी प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होते हैं। वे संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्वयं स्रावित नहीं होते हैं। विष आमतौर पर वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंड सिक्रेट। प्लाज्मा कोशिकाएं किसका उत्पादन एवं स्रवण करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंटीबॉडी का।
प्लाज्मा कोशिकाएं मुख्य रूप से एंटीबॉडी का उत्पादन और स्राव करती हैं, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। वे हार्मोन या लसिका का उत्पादन नहीं करते हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं विभेदित बी लिम्फोसाइट श्वेत कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, मोनोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू विच टाइप ऑफ फेगोसाइटिक सेल्स? मोनोसाइट्स किस प्रकार की फेगोसाइटिक कोशिकाओं में परिवर्तित होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्रोफेज। मोनोसाइट्स मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक कोशिकाओं में विभेदित होते हैं, जो दोनों की फोगोसाइटिक हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं और बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी उत्पादन और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में शामिल हैं, लेकिन फेगोसाइटिक नहीं हैं। फेगोसाइटिक कोशिकाएं रोग जनकों, मृत कोशिकाओं और अन्य मलबों को निगलने पचाने के द्वारा प्रतिरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न है, विच इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज हाईएस्ट इन सीरम? सीरम में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन सर्वाधिक पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड ऑर्गन? निम्न में से एक लिम्फॉइड अंग नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लीवर। लीवर एक लसिकावत अंग नहीं है। अस्थिमज्जा और थाइमस प्राथमिक लसिकावत अंग है, जो लसिका कोशिकाओं के विकास और परिपक्वता में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, ल्यूकीमिया इज द कैंसर ऑफ विच ऑर्गन? ल्यूकीमिया किस अंग का कैंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्लड का। ल्यूकीमिया रक्त और अस्थि मज्जा का कैंसर है, जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। यह कोशिकाएं सामान्य रूप से काम नहीं करती और शरीर के अंगों में फैल सकती हैं, जिसमें रक्त और प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, चरस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कैनाबिस प्लांट? कैनाबिस पौधे के किस भाग से चरस प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें मुख्य रूप से पत्तियां, फूल और रेसिन शामिल हैं। ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एल्कोहल कॉज? लंबे समय तक शराब के उपयोग से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिरोसिस। लंबे समय तक शराब के उपयोग से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें से एक सबसे गंभीर है सिरोसिस। सिरोसिस एक गंभीर लीवर रोग है, जो लंबे समय तक अधिक मात्रा में शराब पीने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर इज? एपीकल्चर का उत्पाद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, शहद और मोम का उत्पादन करने के लिए मधुमक्खियों की देखभाल और प्रबंधन की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से शहद, मोम, प्रोपोलिस और जेली प्राप्त होते हैं, जिनका प्रयोग दवाओं, भोजन आदि में किया जाता है। ये सभी इसके उत्पाद हैं। अगला प्रश्न है, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग किसे बनाने में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया एक कोशिकी कवक है, जो शर्करा को अल्कोहल में बदल देती है। जियो या गेहूं की बियर या अंगूर को वाइन में बदल देती है। साथ ही साथ इसका उपयोग ब्रेड बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन? निम्न में से क्या जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जैव प्रौद्योगिकी मानव स्वास्थ्य और समाज को बेहतर बनाने में किया जाता है। बायोटेक फसलें बनाने में, दवा के क्षेत्र में, बीमारियों को पहचानने में तथा उन्हें रोकने के लिए कई नई तकनीकों को बनाने के लिए किया जाता है। सिंथेटिक मानव इंसुलिन बायोटेक उद्योग का पहला अणु था, जो जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट
पार्ट में हम लोग टीआरई 2 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।